हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एको वॉइस क्लासेस एंड मैं हूं सुरभि। नॉर्मली हम सैटरडे मिलते हैं इको अफेयर सेशन के साथ, यानी वीकली राउंड अप करंट अफेयर्स का। बट क्योंकि ये वीक थोड़ा स्पेशल है, इस पूरा हफ्ता बिकॉज 1 फरवरी की है एंड इस वीक था इंटरिम बजट का दिन, यानी यूनियन बजट की अनाउंसमेंट हुई थी। तो इस वीक नॉर्मली न्यूज उसी से रिलेटेड थी पूरा, सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक इट डिफरेंट एंड ये वाला सेशन आपके लिए लेके आऊं जहां पे गवर्नमेंट बजट तो ठीक है हमें आता है, और बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी जो सारी की सारी आपको गवर्नमेंट बजट पे बात करते हुए भी दिखेंगी। आपको लगेगा कि हर कोई तो आपको यूनियन बजट के बारे में बता रहा है, बट एज क्लास 12th स्टूडेंट जब आप स्टार्ट करते हो पढ़ना एंड जब आपको एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसका नाम ही गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी है, सो देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू दैट अब आप यूनियन बजट देख के कुछ चीजें समझ पाओगे। एंड आई एम हेयर फॉर यू, आई हैव गॉट यू कवर्ड, बिकॉज ये पूरा सेशन इज नॉट यूनिकली अबाउट व्हाट हैपेंड इन दिस ईयर्स इंटरिम बजट, बट दिस इज अबाउट कनेक्टिंग गवर्नमेंट बजट chapter of class 12th macroeconomics like the basic with what happened this year. ओके, सो इस साल जो हुआ इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट ब्रश अप होंगे कि गवर्नमेंट बजट में आपने क्या किया है, जो चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो चैप्टर कैसे लिंक हो रहा है इस साल के बजट के साथ, या हर साल आप कैसे लिंक कर सकते हैं, आप ये सीखेंगे यहाँ पे। This would be very helpful for economics domain जिनके पास सब्जेक्ट है, एंड CUET जो दे रहे हैं 2024, एंड आई वुड से CUET जो अंडर ग्रेजुएट के लिए दे रहे हैं वो भी, एंड जो PG के लिए दे रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इवन वो भी, और आप किसी और एंट्रेंस टेस्ट से भी बिलोंग करते हैं तो क्लास 12 का बेसिक कॉन्सेप्ट आप यूनियन बजट से कैसे ले रहे हैं आपसे एक्सपेक्टेड है सर्टेन कि आपको पता हो। And this is like I am, because dealing with my CUET squad, so I am aiming for you to score that 100 percentile. But before we move ahead in this session ना, just subscribe to the channel, red button दिख रहा है आपको, वो press कर दो फटाफट से, because most of the students who have watched my channel haven't subscribed. I don't know why. So you guys view my channel but you don't subscribe, so please, it would hardly take seconds but it will mean the world to me, so please consider subscribing. ओके, लेट्स जस्ट मूव अहेड विद द सेशन। सो बेसिक से शुरू करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले गवर्नमेंट बजट क्या होता है, ठीक है। मैं आपको जैसे बताया क्लास 12 बोर्ड में भी, क्योंकि 12th का ये सब्जेक्ट है, आपका चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट बजट एक पूरा का पूरा एग्जॉस्टिव चैप्टर है। तो जब आपको ये चैप्टर मिलता है अपने क्लास में पढ़ने को, तो आप इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, आप बोर्ड्स देने जा रहे हो या आप CUET के लिए अपियर हो रहे हो, देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस कि आपको पता होगा बेसिक्स, तो क्योंकि ये पूरा यूनिट भी है CUET में, ठीक है। सो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसीट्स and expenditure during a fiscal year. Number one, you should know what is a fiscal year. It differs from the calendar year. Calendar year क्या होता है, 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, बट जो आपका फिस्कल ईयर होता है या फाइनेंशियल ईयर होता है वो बेसिकली 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। देन एस्टिमेटेड वैल्यूज फॉर कमिंग ईयर। अब जस्ट अंडरस्टैंड, सबसे पहले ना गवर्नमेंट भी अपना एक अकाउंट रखती है, ठीक है। आप अपने घर में एक बजट रखते हो अपना, गवर्नमेंट अपने लिए अपना एक अकाउंट रखती है जहाँ पे एक साइड गवर्नमेंट अपनी सारी रिसीट्स लिखती रहती है कि उसको कहाँ से पैसा आया है, रिसीट मतलब जो हमें मिली है, पैसा कहाँ से आया है, और एक साइड वो अपना एक्सपेंडिचर लिखते रहते हैं कि क्या क्या पैसा गया है। अब ये भी 2 तरह का होता है, वो भी हम आगे जानेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर होता है या रिसीट होती है जो डे टू डे एक्टिविटीज से आ रही है जा रही है, कुछ ऐसी होती है जो असेट खरीदा है आपने या लायबिलिटी है या लोन है वहां से आ रही है, तो उनका क्लासिफिकेशन अलग होता है, दैट वील टॉक लेटर इन द वीडियो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है। सो देन सेंट्रल बजट को हम यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसको यूनियन बजट भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये एक पूरा बेसिक सिनेरियो है कि गवर्नमेंट बजट क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। सो अब गवर्नमेंट बजट ये है, लेकिन इस साल आपने ये टर्म सुना होगा, बार बार हर कोई कह रहा था इंटरिम बजट, इंटरिम बजट। तो व्हाट इज इंटरिम बजट, ठीक है। हाउ इंटरिम बजट इज डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर बजट। तो सबसे पहले यू लुक एट दीज 2 people who are talking and they're saying, hey E, I heard that the finance minister is going to present the interim budget. What is that? So the girl answers that, oh yes, it's a short-term budget prepared by the government during an election or change of power. So if you all know, इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस है, मोस्ट प्रोबेबली जून से गवर्नमेंट रिज्यूम करेगी जो भी न्यू गवर्नमेंट आएगी। सो इसलिए एक शॉर्ट टर्म बजट आता है। क्यों आता है? क्योंकि अगर ऑलरेडी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है हमारी, अगर यही इलेक्ट होकर आ जाती है दोबारा, सो वेल इनफ, ये जो पॉलिसी बता रहे हैं इनको दोबारा प्रेजेंट करेंगे और डिटेल में,
लेकिन अभी जो इन लोगों ने अनाउंसमेंट करी है, अगर कोई और गवर्नमेंट आ जाती है पावर में, तो ये पॉलिसीज वेस्ट हो जाएंगी, दे विल कंसिडर अप्लाइंग देयर ओन पॉलिसीज, दैट इज व्हाई इट्स जस्ट अ शॉर्ट टर्म बजट, ठीक है। देन बट व्हाई डू दे नीड अ सेपरेट बजट फॉर दैट? Because the new government may have different plans and policies than the current one. Okay, what happens to interim budget until then? Till then, the interim budget act as temporary plan to keep the government running until a full budget is arrived, or it's made. So what do you understand by interim budget? As we said, presented in February. If you can't look at your screen, I'm saying it is presented, your regular budget is presented in July. When your interim budget is presented, then shorter validity period, no, your regular budget after that will have full year validity, and it covers only essential aspects of government finances, whereas the regular budget will cover everything. ठीक है, so that's the difference. Now let's understand the components. As we said कि account है, गवर्नमेंट का अकाउंट है, गवर्नमेंट वहाँ पे जो आ रहा है वो रिसीट में डालती है, जो जा रहा है उसको एक्सपेंडिचर में डालती है। सो रिसीट जो होती है, बजट रिसीट्स, उनके सोर्सेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले दो तरह का, जैसे मैंने कहा, आप ये मान लो कि ये एक अकाउंट है, ठीक है। अब आपके अकाउंट में यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? रिसीट्स लिख रही है। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक्सपेंडिचर लिख रही है, मैंने खर्चा क्या करा। मैं गवर्नमेंट हूँ इस वक्त, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो आप गवर्नमेंट हो इस वक्त, क्या आपके पास आया है और क्या आप दे रहे हो। तो आप इसमें भी एक बॉक्स डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू रिसीट लिखेगी और यहाँ पे कैपिटल रिसीट लिखेगी। ऐसे यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखेगी और यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखेगी, ठीक है। ये दो एरियाज है, लेकिन ये डिफरेंट कैसे होता है? अब कैसे पता चलता है कौन सा जो एक्सपेंडिचर या रिसीट है वो रेवेन्यू में जाएगा या कैपिटल में जाएगा? चलो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले लेट्स लुक एट बजट रिसीट्स। जैसे हमने कहा रेवेन्यू रिसीट्स होती है। रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती है? रिसीट्स व्हिच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर कॉज रिडक्शन इन एनी एसेट, ठीक है। तो रिसीट है, रिसीट आई है बजट की। अब और कैपिटल रिसीट कौन सी होती है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ वे कि गवर्नमेंट ने कोई कंपनी परचेज करी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कोई कंपनी परचेज कर लिया, तो कंपनी परचेज कर ली, ठीक है, तो असेट आपका जो बेसिकली है, असेट आपका बना है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है, जो पैसा गया है सरकार का, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। सिमिलरली गवर्नमेंट की कोई गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, गवर्नमेंट ने उसको उसका कुछ पार्ट बेच दिया, ठीक है, शेयर बेच दिया, इसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब पब्लिक कंपनी है जी, जो गवर्नमेंट की अपनी कंपनी होती है, गवर्नमेंट उसका कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को या पब्लिक में बेच देती है, उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी अपने कंपनी का हिस्सा बेच रही है, उसकी एसेट है ना, कंपनी गवर्नमेंट की क्या है? गवर्नमेंट की अपनी कंपनी, गवर्नमेंट की एसेट है, और गवर्नमेंट ने उसका कुछ पार्ट बेच दिया। जैसे आप एग्जाम्पल लो एयर इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया का कुछ पार्ट गवर्नमेंट ने बेच दिया, पूरी की पूरी बेच दी, तो पैसे तो आए हैं गवर्नमेंट के पास, लेकिन रिडक्शन इन एसेट भी तो हुई है, एसेट थी उसका रिडक्शन हो गया है, ठीक है। इसलिए ये जो रिसीट है, जो पैसा आया है, इट हैज कॉज्ड रिडक्शन इन एसेट, व्हिच इज व्हाई दिस पर्टिकुलर रिसीट विल गो अंडर कैपिटल रिसीट, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने लोन लिया है, अब लोन लिया है, आया तो पैसा है, तो आएगा तो रिसीट में जो आया है, लेकिन क्योंकि इससे उधारी आई है, सरकार के ऊपर लायबिलिटी चढ़ी है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, इसलिए ये कैपिटल रिसीट माना जाएगा। और कुछ ऐसे रिसीट्स जिससे ना लायबिलिटी अफेक्ट हो रही है ना एसेट अफेक्ट हो रहा है, वो रेवेन्यू रिसीट में जाता है। सेम गोज फॉर एक्सपेंडिचर, कोई खर्चा हो रहा है जो एसेट या लायबिलिटी पे असर डाल रहा है, तो वो वाले में ऐसे खर्चा जो है आपका, बेसिकली गवर्नमेंट ने अब कोई बोला कि हम पॉलिसी बनाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, गवर्नमेंट ने बोला कि पीएम गति शक्ति में वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब पीएम गति शक्ति में अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा है, पीएम गति शक्ति, आपके पास बस इतना क्वेश्चन है, एंड माइंड यू ये आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 सीयूईटी यूजी के एग्जाम में क्वेश्चन था, ठीक है, एंड इट कॉज्ड हलचल, जबकि इट्स जस्ट एक्सपेक्टेड यू कि पीएम गति शक्ति आपको पता है, इस साल भी बजट में गति शक्ति की बात हुई है। सो पीएम गति शक्ति जो स्कीम है आपकी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अब बताओ, अगर उस पर खर्चा हो रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो एक असेट हाथ में आ रही है ना, चाहे खर्चा हो रहा है। सो इवन दो एक्सपेंडिचर है, बट किस तरह का एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होता है? तो जो या तो लायबिलिटी में रिडक्शन करे या फिर आपकी कोई एसेट क्रिएट करे, एंड जो एक्सपेंडिचर ये दोनों ही काम नहीं करते, वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। फॉर एग्जांपल सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट कंपनी के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, उनको जो सैलरी दे रहे हैं, ना वो एसेट बढ़ा रही है ना वो लायबिलिटी में कुछ रिडक्शन कर रही है, इस वजह से वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है गवर्नमेंट। आई होप ये बेसिक टर्म्स क्लियर है, बिकॉज जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड आगे का पार्ट या एक्चुअली बजट में क्या आया था।
ठीक है। देन रेवेन्यू रिसीट्स का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। रेवेन्यू रिसीट में भी जो बेसिक रिसीट क्लासिफिकेशन है, एक है टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का और एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, मैंने पिछली से पिछली स्लाइड में बॉक्स बनाया था। अब रेवेन्यू में भी क्लासिफिकेशन आ जाती है, टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या हो जाता है, आप डायरेक्ट टैक्स, पहले तो टैक्स में भी डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स हो गया, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया जो कंपनीज दे रही हैं, एंड पेपर टैक्स हो गया। पेपर टैक्स होता है वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स और एस्टेट ड्यूटी को मिला के। ये क्यों पेपर टैक्स होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं देता है गवर्नमेंट को। इट इज हार्डली मेंशन्ड ऑन पेपर्स विच इज वाई इट इज स्टिल देयर, सो विच इज वाई ये वाला टैक्स को हम पेपर टैक्स भी कह देते हैं। ठीक है, देन इनडायरेक्ट टैक्स देख लो, एक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटी। सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स जिसकी बात होती है हमेशा 2017 के बाद से, वो क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, सो आपका काम है सबसे पहले अभी कमेंट सेक्शन में एकदम से लिखो पॉज करके कि जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, देन नॉन टैक्स रेवेन्यू देख लो, इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स गिवन बाय सेंट्रल। सो गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोदी गवर्नमेंट, यानी आपका कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लो, मैं करंट सिनेरियो पे नहीं आ रही। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका क्या किया, किसी स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दिया, तो उसके बदले अब वो इंटरेस्ट देंगे। तो वो इंटरेस्ट जो आ रहा है आपका, ना वो असेट में फर्क डाल रहा ना आपका उसमें, तो ये आ जाता है जो रेवेन्यू आता है आपका, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू। देन डिविडेंड एंड प्रॉफिट, कोई भी गवर्नमेंट ओन कंपनी डिविडेंड कमा रही है या कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, वो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है। फीस एंड अदर रिसीट्स ऑन सर्विसेज रेंडर बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कोई सर्विस दी, उसके बदले उसको फीस मिली या रिसीट मिली, वो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में चली जाती है। ठीक है, उसके बाद कैश ग्रांट एंड एड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कहीं से अगर मिली है ग्रांट एंड एड तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में जाती है। ठीक है, then you see the difference between direct tax and indirect tax. Ultimate burden of tax payment किस पर आ रहा है, उस पर्सन पे आ रहा है। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे द टैक्स, जबकि जैसे इनकम टैक्स हो गया आपका। ठीक है, लेकिन अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स पेमेंट परचेजर पे ही आ रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्स किसकी है, शॉपकीपर की। ठीक है, एंड आपका एग्जाम्पल आ जाता है जीएसटी। व्हेन यू बाय स्टफ द शॉपकीपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स पेमेंट बट ही कलेक्ट्स फ्रॉम यू। ओके, सो दैट इज द थिंग। एंड यहाँ पर आप डायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, कोई शॉपकीपर नहीं है, आप सीधे दे रहे हो। ठीक है, सो ये चीज है। देन इस बार इंटरिम बजट में बेसिकली क्या क्या आया है जो जीएसटी से रिलेटेड है, बिकॉज जीएसटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई आस्क्ड यू क्वेश्चन, जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ था, वेरी क्रिटिकल फॉर यू क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आंसर है स्क्रीन पर, मैं नहीं, मतलब प्रॉपर आंसर नहीं है, ईयर है, बट मुझे डेट के साथ आंसर चाहिए। ठीक है, ईयर इज 2017, यू कैन सी, एंड आप देख सकते हो ये 2017 में आया था। उसके बाद से जीएसटी में, यानी इनडायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू आया, कितनी रेवेन्यू रिसीट आई है, इस साल बढ़ी है। ठीक है, इस साल बढ़ी है। एंड राइज इन सो बेसिकली राइज इन it is expected because it is estimated. Okay, then rise in average monthly gross GST collection ये हुआ है, and there is a positive sentiment about GST. ठीक है, so this is what has happened. आपको इतना पता होना चाहिए as a student कि जो बेस है जीएसटी का, आपको गवर्नमेंट को बेनिफिट हो रहा है और गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है जीएसटी से, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, देन लेट्स सी कैपिटल रिसीट्स। अभी तक हमने रेवेन्यू देखा, अब कैपिटल देख लेते हैं। कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती है, रिसीट यानी पैसा आया। ठीक है, अब पैसा आएगा या तो अपनी कंपनी बेच के आएगा या कुछ असेट बेच कर आएगा, तो रिडक्शन इन असेट होगी, या लायबिलिटी लेकर आएगा, क्रिएटिंग अ लायबिलिटी होगी। तो बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज देख लो, ओपन मार्केट। अब बोरो किससे कर सकती है गवर्नमेंट, आरबीआई से बोरो कर सकती है, ओपन मार्केट पब्लिक से कर सकती है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ठीक है, इन लोगों से कर सकते हैं। रिकवरी ऑफ लोन, किसी से लोन भी रिकवर हो सकता है। ठीक है गाइस, तो स्टेट गवर्नमेंट एंड डेटर्स reduces asset of the government, the debtors are asset for the government. Okay, then other receipts, disinvestment, जैसे मैंने कहा अपनी कंपनी का पार्ट बेचना, या फिर small savings. Okay, then how to classify, as I said in the beginning, how to classify if a receipt is revenue or capital. So a receipt is revenue if it neither creates a liability. So basically, you can pause and read. I've already explained this. ठीक है, let's come to expenditure. एक्सपेंडिचर भी यही होता है जो मैंने बोला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटी, क्रिएट्स एनी एसेट और रिड्यूस एनी लायबिलिटी।
ठीक है। रेकरिंग होता है, एग्जाम्पल हो गया पेंशन पेमेंट करिए, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, ऑल दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा हो गया, आप देख सकते हो रिपेमेंट ऑफ लोन, कंस्ट्रक्शन, लोन टू स्टेट्स, ये सब आपका क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। हाउ टू क्लासिफाई, अगेन द सेम थिंग, क्रिएट्स लायबिलिटी और असेट वाला। तो इस साल क्या आया है, रुपी कम्स इन, अभी हम रिसीट और एक्सपेंडिचर देख रहे थे, तो ये डेटा है आपके इंटरिम बजट में इस साल जो बताता है कि रुपी कहाँ से आ रहा है, यानी रिसीट जो है आपकी वो कहाँ कहाँ से कितना परसेंट आई है एंड कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर हुआ है। आप देखोगे नॉन टैक्स रिसीट्स, ठीक है, 7% है आपका। कस्टम से कितना है, नॉन नेट कैपिटल रिसीट्स, जीएसटी से देखो, शेयर देखो जीएसटी का, ठीक है, इनकम टैक्स से देखो, तो टैक्स रिसीट्स कितनी सारी है। टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आपका जो इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो ओवरऑल कॉर्पोरेशन टैक्स है, टैक्स रेवेन्यू आपका बेसिकली, रेवेन्यू रिसीट देखो आप कितनी है, ठीक है, एंड एस्टेट ड्यूटीज, सो आपका ये सब टैक्स है, ये आपका टैक्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसीट्स है, ठीक है। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज ये कैपिटल रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट्स 28% है, ठीक है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, वो कैपिटल रिसीट्स जो उधारी नहीं चढ़ा रही, यानी मेजर जो कैपिटल रिसीट आई है वो बोरो करने से आई है, बिना बोरोइंग के, यानी डिसइन्वेस्टमेंट वाली जो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स होती है वो बहुत कम है। ओके, बोरोइंग है तो कभी पे बैक भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेजर जो आपके पास रेवेन्यू है इस बार, वो आपका बेसिकली जो रिसीट्स है इस बार वो रेवेन्यू रिसीट्स है। देन गोज टू, देखते हैं खर्चा हुआ कहाँ है। आई मीन another question for you, if you're following this video diligently, please answer कि गवर्नमेंट का अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तो वो अच्छा सिनेरियो है या बुरा सिनेरियो है, क्या ज्यादा होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए, चलो देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है, डिफेंस पे खर्चा हुआ है, सब्सिडीज पे खर्चा हुआ है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे खर्चा हुआ है, इंटरेस्ट पेमेंट्स, पेंशंस, अदर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स, सो यू हैव टू आंसर, ये ठीक है क्लासिफिकेशन है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द परसेंटेजेस, आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ यू कैन लुक एट दिस ईयर्स बजट विद रिस्पेक्ट टू योर चैप्टर ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है। देन सी रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है इस ईयर, अगर आप देखो बजट एस्टिमेट्स, अच्छा गाइस ये एक्चुअल है, यहाँ पे बीई है, आरई है, बीई है, तो बीई क्या होता है, आरई क्या होता है, अभी थोड़ा वेट कर लो, मैं समझाती हूँ आप लोगों को, बट यू जस्ट सी रेवेन्यू रिसीट्स जो आपकी हैं 2024 एंड 25 ईयर के लिए, जो बजट एस्टिमेट्स हैं, जो एक्सपेक्टेड फिगर्स हैं, एस्टिमेटेड फिगर्स हैं, आप रेवेन्यू रिसीट देखो एंड आप कैपिटल रिसीट देखो, ठीक है, ये देखो, एंड देन कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो अनदर क्वेश्चन यू हैव टू आंसर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव क्या है, ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 36.5 है एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 15 है। सो व्हाट इज द सिनेरियो, आपके एनसीईआरटी में बताया है कि क्या बेटर है, रेवेन्यू या कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो वो किसी बेनिफिट के लिए होगा ना आपके, करेक्ट, या तो आपने पुरानी उधारी चुकाई होगी, आई मीन कोई लोन लिया होगा कभी, उसको पे बैक करा होगा, विच इज ऑल्सो गुड थिंग, या फिर आपने कोई एसेट बनाई होगी, विच इज ऑल्सो गुड थिंग। नाउ यू सी बजट एस्टिमेट एंड रिवाइज एस्टिमेट, सो बीई इज बजट एस्टिमेट, आरई इज revised estimate. So we understand RE gives estimate of revised numbers based on actual expenditure number for current financial year. जैसे इस ईयर का 2023 अभी 24 चल रहा है, कैसे चल रहा है अभी ये वाला फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि अभी 1 अप्रैल नहीं आया, 1 अप्रैल 24 आते ही फाइनेंशियल ईयर 24-25 स्टार्ट होगा, राइट, अग्री। तो इस साल का बजट जो था वो 1 फरवरी को आया होगा 2023 को, ठीक है। तो तब हमने बस एक एस्टिमेट दिया था कि इतना होना चाहिए, लेकिन अब हमें पता है एक्चुअल में कितना हुआ है, तो अब हम रिवाइज एस्टिमेट दे सकते हैं कि हमने सोचा था इतना, लेकिन रिवीजन करके अब हमें पता है एक्चुअली कितना हुआ है, सो दिस इज अ रिवाइज्ड एस्टिमेट, ओके। यू सी 2012 एंड 12 एंड 13 फॉर एग्जांपल बजट एस्टिमेट है कि इतना होगा, ठीक है। उसके बाद आपके रिवाइज एस्टिमेट, एक्चुअल में जो आपने एक्सपेक्ट करा था इतना नंबर आएगा, वो उतना नहीं आया पूरे साल में, तो ये था। ऐसे ही अगले साल के लिए आप बजट एस्टिमेट दोगे कि हमें लग रहा है ये एस्टिमेट होगा। अब नेक्स्ट ईयर
आपके हम लोग इस ईयर बेसिकली कैलेंडर ईयर जब एंड हो जाएगा तब तक हमें एक्चुअल फिगर पता चल जाएगी, ठीक है। सो बजट एस्टिमेट गिव्स यू एस्टिमेट्स ऑफ करंट ईयर एंड बजट एस्टिमेट विल गिव यू एस्टिमेट ऑफ नेक्स्ट ईयर कि क्या होने वाला है, ठीक है। सो कंपेयरिंग दीज for the same financial year helps you understand the government's progress on its promises because पिछले साल गवर्नमेंट ने यानी अभी 23-24 चल रहा है, so you have to understand one thing, ठीक है। 1 February 2023 को गवर्नमेंट ने बजट निकाला फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ठीक है, ये निकाला। आज क्या डेट है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो अभी आपका चल रहा है February 2024, करेक्ट। लेकिन फाइनेंशियल ईयर अभी भी कौन सा चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर अभी भी यही चल रहा है, बट 1 Feb से लेके एक साल में हमें एक्चुअल फिगर पता चल गई। तो अगर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर 90 करोड़ का करेंगे और गवर्नमेंट ने एक्चुअली में कितने का एक्सपेंडिचर करा है वो हमें बताता है कि गवर्नमेंट ने अपने प्रॉमिसेस फुलफिल करे हैं या नहीं करे हैं। दिस इज द बेसिक, ओके। सो दैट्स इट एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन योर फाइनेंशियल this thing, understanding the difference between fiscal deficit and revenue. So a very critical term, fiscal deficit, जब देखो बजट आएगा fiscal deficit की बात होगी, ठीक है। So fiscal deficit and revenue deficit represent the difference between government income and expenditure. Income कितनी आ रही है and खर्चा कितना हो रहा है उसका डिफरेंस, लेकिन दोनों में क्या फर्क है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बताता है, रेवेन्यू डेफिसिट जो बताता है ना, वो सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट का डिफरेंस बताता है, जबकि फिस्कल डेफिसिट जो है ना वो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट बताता है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, या फिर आप इसे ये कह सकते हो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स। नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स में क्या एक्सक्लूड होता है, बस बोरोइंग, क्योंकि डेट का उधारी कौन बनाता है, डेट चढ़ाता है बोरोइंग। तो बोरोइंग एक्सक्लूड करके, क्योंकि बोरोइंग वो वाली रिसीट है जो आप समझो, बोरोइंग वो वाली रिसीट है जो आपको पे बैक करनी ही पड़ेगी, तो उसको आज आप रिसीट में क्यों काउंट कर रहे हो, आप अपनी इनकम क्यों काउंट कर रहे हो बोरोइंग को। बोरो आपने इसलिए किया उस वक्त आपको जरूरत थी, लेकिन वो आपकी इनकम नहीं हो गई, वो आपको वापस देनी है, इसलिए उसको एक्सक्लूड करके कितना डिफरेंस है एक्सपेंडिचर में और जो आपकी अपनी इनकम है जो आपको किसी को वापस नहीं करनी उस वाली इनकम में, रिसीट में क्या डिफरेंस है, वो होता है आपका फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट प्रेफर्ड क्या है गवर्नमेंट की तरफ से, प्रेफर्ड है कि गवर्नमेंट को ये 3% ऑफ जीडीपी रखना चाहिए, जीडीपी जितना है उसका 3% होगा, वो इफेक्टिव है, प्रेफर्ड है कि यार ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा खर्चा तो यार एक्सपेंडिचर बढ़ा के करते हैं। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, अगर आप रोड्स बना रहे हो, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, तो आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट भी करेगा, उतना खर्चा तो हमें चाहिए, ठीक है। सो प्रेफर्ड है 3% ऑफ जीडीपी आपका। लेकिन अब आगे देखो, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, कैन देयर बी अ फिस्कल डेफिसिट विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। सो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड माइनस रेवेन्यू रिसीट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। सो इफ देयर इज नो रेवेन्यू डेफिसिट देयर कैन बी फिस्कल डेफिसिट, दो सिचुएशन में। कैसे, इफ रेवेन्यू बजट इज बैलेंस्ड एंड कैपिटल बजट इज इन डेफिसिट, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा हो रहा है आपके कैपिटल रिसीट्स जो आ रही हैं एक्सक्लूडिंग बोरोइंग से, या फिर हो सकता है कि रेवेन्यू बजट सरप्लस में, कि रेवेन्यू आपके पास बहुत सारा है तो अभी भी आपको कैपिटल में जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है, तो फिस्कल डेफिसिट एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट, ओके। देन हाउ द बजट लुक्स लाइक, सो नाउ वी हैव कम, अभी तक कॉन्सेप्ट चल रहा था ना, बीच बीच में आप समझ पा रहे हो अगर आप वीडियो फॉलो कर रहे हो, कि बीच में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ चैप्टर क्लास 12 का, एंड देन मैं लिंक करती हूँ उसके कॉन्सेप्ट आपके एक्चुअल जो इस ईयर आपका इंटरिम बजट 1 फरवरी को आया, ठीक है। सो इस बार जो हमें देखने को मिला है, एवरीबडी पहले तो ये देख लो, रिवाइज्ड एस्टिमेट हो चुके हैं, ये रिवाइज एस्टिमेट थे। रिवाइज एस्टिमेट में यानी एक्चुअल फिगर्स देख के हमें ये पता चला है कि जो हमारा ये वाला अभी करंट जो हमारा चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, अभी हम फरवरी में बैठे हैं, अभी अप्रैल नहीं शुरू हुआ, तो हम 24-25 में नहीं पहुंचे हैं, तो हमारा जो इस साल का रिवाइज एस्टिमेट है कि एक्चुअल जो फिगर हमारे पास आई है वो है हमारा फिस्कल डेफिसिट 5.8% ऑफ जीडीपी, जबकि बजट एस्टिमेट कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर, यानी गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है इन अ वे कि नेक्स्ट ईयर तक, यानी जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है उस ईयर हम इसे कम करके कर देंगे 5.1% ऑफ जीडीपी। अब ऑब्वियसली आप बोलोगे कि गवर्नमेंट का प्रेफर तो 3% है, बट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि कोविड की वजह से जब कोविड हिट हुआ है तो गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा हुआ है, चाहे हेल्थ केयर पे हो, चाहे हॉस्पिटल्स बनाने में हो, चाहे मेडिसिन पे हो, बहुत चीजों में गवर्नमेंट का बहुत खर्चा हुआ है, इस वजह से एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया जो अभी तक भी कंट्रोल में नहीं आ रहा। क्योंकि आप देखोगे जब कोविड के ईयर थे
तो आप 2022 से देखो 9.2 तक पहुंच गया था हमारा फिस्कल डेफिसिट, फिर 6.8 हुआ, फिर 6.4 हुआ। अब उसी का असर है कि 5.8 तक हम आए हैं। कोविड का असर कम होते होते टाइम लगेगा, ठीक है, कम हो भी रहा है विद एवरी ईच पासिंग ईयर बिकॉज एक्सपेंडिचर बहुत था। सो यू कैन सी बीच में पीक पे पहुंचा था, ये जो आपका टाइम है सारा कोविड का ईयर है, ठीक है, पैंडेमिक हिट हुआ था, पैंडेमिक की वजह से था। तो और आप अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब आपने बजट एस्टिमेट क्या दिया अपकमिंग ईयर का 5.1%। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी या गवर्नमेंट बजट का ना ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गवर्नमेंट बजट बनाती क्यों है। अब गवर्नमेंट बजट में आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते थे कि यू नो गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स पे खर्चा करती है, क्या सोच के करती है, क्यों करती है इतनी स्कीम पे खर्च, क्या लॉजिक है उनके पीछे। क्योंकि गवर्नमेंट के ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बजट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, मीन नॉट दैट फुल एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली एग्जिस्ट, जितनी मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हो सके, प्राइस स्टेबिलिटी करना, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ लाना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सब में डिस्ट्रीब्यूशन की ऐसा नहीं किसी के पास बहुत रिसोर्सेज है किसी के पास कुछ भी नहीं है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी लाना, कैपिटल फॉर्मेशन करना, रीजनल बैलेंस लाना, ठीक है, ऑल दीज आर गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स। सो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट के फोकस एरियाज होता है। गवर्नमेंट का फोकस एरिया जैसे इस ईयर इंटरिम बजट में गवर्नमेंट का फोकस है गरीब कल्याण, देश का कल्याण, ठीक है। तो बेसिकली पॉवर्टी, ये आपका लिंक हो जाता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर पॉवर्टी से, ठीक है, कि इस बार डिक्लाइन इन हेड काउंट रेशियो है। आपको कितना है ये याद रखो मत, लेकिन डिक्लाइन है आपको ये याद रखना है, ट्रेंड याद रखना इज इंपॉर्टेंट। सो एवरीबडी, दिस इज अ टिप फॉर यू ऑल, be it whatever entrance that you're giving, remembering the trend is more important as compared to remembering exact figure or data, ठीक है, दिस इज वेरी क्रिटिकल। सो ट्रेंड याद रखना है, ट्रेंड क्या है कि पॉवर्टी यानी जो आपका डिक्लाइन इन हेड काउंट रेशियो है वो कम हो गया है, ठीक है। सो 25 करोड़ पीपल मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। बेसिकली यू डोंट हैव टू रिमेंबर अगेन दिस डेटा, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर पीपल मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, हेड काउंट रेशियो में डिक्लाइन है यानी पॉवर्टी में मतलब डिक्लाइन है, ठीक है। एंड पीएम स्वनिधि योजना लिंक होती है पॉवर्टी से, तो ये रिमेंबर पीएम स्वनिधि, अब आपको पता होना चाहिए पीएम स्वनिधि का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए हर स्कीम का क्या है, बस, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट है। देन वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, अन्नदाता, ठीक है, अब ये आपका फार्मर्स से लिंक हो रहा है, पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, ये सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स का बहुत क्वेश्चन रहता है मैम जो एनसीईआरटी में स्कीम्स है वो इनफ है या फिर हमें और कौन सी स्कीम याद रखनी है, स्कीम्स तो इतनी सारी हैं। मैं हमेशा कहती हूँ व्हेन द बजट इज अनाउंस्ड प्लीज लुक इनटू इट डीपली एंड केयरफुली बिकॉज एवरी स्कीम दैट इज मेंशन्ड देयर इज क्रिटिकल, ठीक है। तो अभी पीएम स्वनिधि मेंशन किया है, पीएम किसान मेंशन किया है, ठीक है, पीएम फसल बीमा योजना मेंशन करा है, एंड इंक्रीजिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस, ये देख लो, ठीक है। देन नारी शक्ति, एंड ये आपके जेंडर पे चला जाता है, तो आपका जेंडर की बात बहुत ज्यादा होती है जब हम रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ते हैं, तब भी जब हम एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर पढ़ते हैं तब भी जेंडर क्लासिफिकेशन है वहां पर। एंड इस ईयर जेंडर पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फीमेल पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो, चाहे वो फीमेल एम्प्लॉयमेंट डेटा हो, anything. I am giving you a tip, this is going to come this year. Why? Because 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड में हो या फिर आपके 1 फरवरी को इंटरिम बजट में हो, इस साल 2024 में सबसे ज्यादा फोकस वुमेन पे हुआ है, ठीक है। वी आर क्लेमिंग लिटरली, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 43% ऑफ फीमेल एनरोलमेंट इन स्टेम कोर्सेज, ठीक है, and a lot many women are performing actually increased female enrollment in higher education by 28% in 10 years because we used to say पहले तो पढ़ाई नहीं करते, 12th के बाद ड्रॉप आउट कर देते हैं, हायर एजुकेशन में आने तक some women get married and then some, I mean the society says that way that they stop working after a while, तभी आपको देखने को मिलेगा कि वुमेन लेबर वर्कफोर्स जो आपको दिखती है वो एक लोअर लेवल पे तो दिखती है बट मैनेजर या ओनर्स टॉप पोजीशन पे अब आपको दिखने लगी है, ठीक है। अब आपको बहुत सारी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स दिखती हैं, क्यों? बिकॉज इस बार फीमेल पे बहुत ज्यादा फोकस हुआ एंड दैट इज व्हाई यू शुड नो द ट्रेंड। अगेन आई एम सेइंग यू जस्ट रिमेंबर द ट्रेंड, यू डोंट रिमेंबर द डेटा। राइज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। वी टॉक अबाउट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन द चैप्टर एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेट अवे इसकी बात हुई है एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में, एंड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में इंक्रीज आया है। ट्रेंड क्या है? इंक्रीज आया है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। मुद्रा योजना क्या है? पता होनी चाहिए। These are the two things which you need to remember here. Then infrastructure investment, I can't stress,
कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, एग्जैक्ट चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से आपके कोर्स में है, सीयूईटी में भी है, ठीक है। आई नो सीबीएसई से डिलीटेड है बट सीयूईटी में है, एंड उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पीएम गति शक्ति तो इज समथिंग जिस पे 2022 में ही क्वेश्चन आ गया था, एंड स्टूडेंट्स गॉट पजल्ड कि व्हाट इज हैपनिंग व्हेन इट वाज फ्रॉम बजट ओनली, ठीक है। कि पीएम गति शक्ति में आपको 2022 में एग्जाम आया था, क्यों आया था, क्योंकि पीएम गति शक्ति 2021 में ही आया था नया नया। और मैंने कहा सीयूईटी ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट सीयूईटी के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बनते हैं, एंड आई ओनली क्लेम थ्रू माई वीडियोज, यूट्यूब पे जो मैं वीडियोज भी आपको डालती हूँ, रोज डालती हूँ, क्वेश्चन डालती हूँ, एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, आई ऑलवेज से कि दीज आर फ्रॉम एनसीईआरटी। मैं एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आपको क्लिपिंग्स दिखाती हूँ कि ये देखो यहाँ से बना है, लेकिन वो जो एज है ना, वो जो 100% है वो ऐसे नहीं आता। 100% आता है यू नो बीइंग अवेयर, 100% आता है वो, पता है, अब 99 ले आओगे, पर जब तक आपको ये सब नहीं पता है ना, आप वो 1% मिस कर दोगे, ठीक है। सो पीएम गति शक्ति 21 में आया था, दे वर वेरी, सीयूईटी का एग्जाम क्रिएटर्स वर वेरी updated, so they gave this question कि पीएम गति शक्ति पे गवर्नमेंट is investing, so what kind of expenditure it is, in what category it will fall, and the options were capital receipt, revenue receipt, ठीक है, capital expenditure and revenue expenditure। क्वेश्चन अगेन रिपीट कर रही हूँ कि पीएम गति शक्ति पे अगर गवर्नमेंट पीएम गति शक्ति में दे आर इन्वेस्टिंग, सो इन विच कैटेगरी इट विल फॉल इन द गवर्नमेंट बजट, ठीक है। इफ यू नो पीएम गति शक्ति इज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज वेरी इजी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग assets, and if it is creating assets, ठीक है, it is providing logistics for the assets, so basically it falls under capital expenditure, खर्चा हो रहा है ना, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी, सो आपका खर्चा हो रहा है इसमें, ठीक है। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3, इस बार क्या अनाउंस हुआ है कि दे विल इम्प्लीमेंट 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स अंडर पीएम गति शक्ति टू इम्प्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, ठीक है। प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन, सो बेसिकली यहाँ कुछ नहीं जानना, ठीक है। आई वोंट से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, बस इतना पीएम गति शक्ति के बारे में पढ़, ठीक है। हाँ, एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, पीएम मित्रा। अब ये आ सकता है पीएम मित्रा बिकॉज इट इज अबाउट टेक्सटाइल पार्क्स या टेक्सटाइल एंड अपैरल, so you should read about PM Mitra as well. I would say here you should know PM Gati Shakti and PM Mitra, ठीक है। I'll just see the year if year is mentioned. No, year is not mentioned here, but you should read, you should know about PM Mitra and PM Mitra, क्योंकि अपैरल और टेक्सटाइल पे अब क्या ये एसेट बना रहा है, तो ये कौन से कैटेगरी में होगा ये समझो। अपने आप को ना, कोई भी स्कीम देख रहे हो ना तुम लोग, पीछे भी जो स्कीम्स गई हैं, पीएम किसान है, पीएम फसल बीमा योजना है, पीएम स्वनिधि है, पहले तो इन हर स्कीम का ना, इन स्कीम्स को लिख लो एक पेपर पे, ठीक है। व्हाट डू यू हैव टू डू, स्कीम्स कॉलम बनाओ, स्कीम्स इन यूनियन बजट दिस ईयर, बजट 24-25, ये एक कॉलम है, और फिर वहीं पे एक कॉलम बनाओ एवरीबॉडी ऑब्जेक्टिव, या टोटल स्कीम्स लिख दो फॉर पेपर, उसमें एनसीईआरटी की स्कीम्स भी लिख लो, ठीक है। एनसीईआरटी, ओके, आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन, होल्ड ऑन, ठीक है, और आई विल शेयर द व्हाइट बोर्ड, वेट, आई एम ऑलरेडी एनोटेटिंग, सो होल्ड ऑन, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, आई एम स्टेटिंग अगेन, ठीक है, स्कीम्स और ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और यहाँ बॉक्स बना लो, एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट है स्कीम्स, ठीक है। एनसीईआरटी में कौन सी इंपॉर्टेंट है वो सारी मेंशन कर लो, एंड इस साल यूनियन बजट में कौन सी आई, 24-25, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बोला पीएम स्वनिधि, फिर मैंने क्या बोला, पीएम मित्रा, पीएम गति शक्ति, ठीक है, पीएम फसल बीमा योजना, ठीक है। ये सारी स्कीम्स जो भी मैंने बोली, इनके ऑब्जेक्टिव लिख लो। जैसे ऑब्जेक्टिव पता है ना स्कीम का क्या है, स्कीम किस चीज पे फोकस कर रही है, उसके बाद एक और कॉलम बना लो, क्लासिफिकेशन, और अपने आप लिखो वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगी, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगी, रेवेन्यू रिसीट में जाएगी, कैपिटल रिसीट में जाएगी, कहाँ जाएगी, इतना कर सकते हो, इसी से आंसर आ जाएंगे आदमी का,
ठीक है, वो क्योंकि ये वाला पार्ट ना गवर्नमेंट बजट का, दे लिंक विद करंट अफेयर्स, so you should know this, okay? and schemes बहुत सिंपल है, you don't have to read every scheme, जो यहाँ मैं मेंशन कर रही हूँ उतनी पढ़ लो, काम खत्म। इन्हीं में से कुछ आएगा। पीएम मित्रा के अच्छे चांसेस हैं, मैं पीएम फसल बीमा मतलब फार्मर से रिलेटेड भी अच्छे चांसेस हैं। देन या आयुष्मान भारत, ठीक है, यू शुड नो अबाउट आयुष्मान भारत, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन हेल्थ, सर्विकल कैंसर, वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स, तो अभी भी देखो फीमेल पे कितना फोकस है, फीमेल हेल्थ पे, ठीक है। तो आपको इसमें क्या जानना है, आपको इसमें आयुष्मान भारत के बारे में पता होना चाहिए। देन एग्रीकल्चर अगेन इज वेरी क्रिटिकल, आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इतने चैप्टर्स में आता है। फूड प्रोसेसिंग आपका अगेन रूरल डेवलपमेंट में आ जाता है, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन किस बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे एलोकेशन है, सो इस पे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज ब्लू रेवोल्यूशन ऑल अबाउट। एंड विद दिस आई वुड स्टेट लास्ट ईयर 23 में क्वेश्चन था व्हाट इज गोल्डन रेवोल्यूशन ऑल अबाउट, ठीक है। सो सिमिलरली यू शुड नो अबाउट डिफरेंट रेवोल्यूशंस, यू शुड नॉट ओनली रीड अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन, you should know about golden, you know, and whatever blue revolution this year is critical, बजट में आया तो ब्लू रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आ सकता है। देन एग्रीकल्चर देख लो, एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान क्या है, ठीक है। आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट ये है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्वाकल्चर पे बोलती है, आपकी ब्लू रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, इस वजह से ये स्कीम इंपॉर्टेंट है इस ईयर। मैं आपको बताती भी जा रही हूँ साथ साथ कि ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ ना आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन जब कर ही रहे हो ना, तो आप ऑब्जेक्टिव तो कर रहे हो कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे, आप उसको भी क्लासिफाई करो कि वो गवर्नमेंट के ब्रॉडली किस ऑब्जेक्टिव में आती है। इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए आती है, रिसोर्स एलोकेशन के लिए आती है, या यू नो रीजनल स्टेबलाइजेशन के लिए आ रही है। गवर्नमेंट क्या ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इन्हीं ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे गवर्नमेंट सारे ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए अलग अलग स्कीम बना रही है। तो आप कुछ मत करो, आप स्कीम्स लिस्ट डाउन कर ली है, हमने लिस्ट बना ली है, उसके साइड में एक कॉलम में बस लिख लो कि गवर्नमेंट मेजरली अपना कौन सा ऑब्जेक्टिव इसमें फुलफिल कर रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ का है, कैपिटल फॉर्मेशन का है। अब जैसे कैपिटल फॉर्मेशन है तो पीएम गति शक्ति के आगे आप कैपिटल फॉर्मेशन लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप किसी और चीज के आगे कुछ और लिख सकते हो। कोई भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम लग रही है तो फुल एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ हो सकता है, या एम्प्लॉयमेंट हो सकता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड कैटेगराइज ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, क्योंकि दो ही क्वेश्चन आते हैं स्कीम से रिलेटेड। मैं आपको बता रही हूँ अलग अलग स्कीम से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या तो आता है आपके स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन कि आपका बेसिकली किस तरह का ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का ब्रॉडली इस स्कीम के पीछे। जैसे पीएम गति शक्ति मैं आपको ले रही हूँ क्योंकि उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। पीएम गति शक्ति पे दो क्वेश्चन आए हैं। पीएम गति शक्ति पे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि कौन से हेड के अंदर जा रहा है जो इस पे खर्चा हो रहा है, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले तो खर्चा हो रहा है, रिसीट तो ही नहीं सकता, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। जैसे ही आपको पता चला पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो आपको ये भी पता चल गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आ गया था इस पे कि गवर्नमेंट अपना कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रही है पीएम गति शक्ति में इन्वेस्ट करके, या पीएम गति शक्ति को अंडरटेक करके व्हाट ऑब्जेक्टिव इज बीइंग फुलफिल्ड ऑन अ ब्रॉड वे। तो कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, और ऑप्शन पे देख लो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो भी है उस पे बेस्ट जो फिट हो रहा है वो आपका ऑप्शन है, ठीक है। सो ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। देन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एज इट इज, ये तो आपके क्वेश्चन में है, ये पेपर में है ही है, ठीक है। ये तो आपके चैप्टर्स में भी है, सो पता होना चाहिए आपको कि इस पे खर्चा जो है वो, इस पे जो एलोकेशन है वो कंपैरेटिवली बढ़ गई है। आयुष्मान भारत मैंने बोला आपको पता होना चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ आपका एज इट इज अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर के चैप्टर में है, तो इस वजह से ये भी क्रिटिकल है। आप देख लो सारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स है, मैं तो आपको ब्रॉडली चैप्टर्स भी बताती गई हूँ। इट इज नॉट ओनली अबाउट गवर्नमेंट बजट, इट इज अबाउट होल इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर आपके जितने भी हैं सारे कवर्ड है इसमें मोस्टली, ठीक है। एंड स्पेशली आपका जो यूनिट 9 है, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, बी इट पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके, एंड देन योर again the other things, I mean employment, all the things, human capital formation, everything, ठीक है, everything is being, अभी मैंने इस वीडियो में बहुत ब्रॉड नहीं गई हूँ, अदरवाइज उन्होंने जॉब्स पे फोकस करा है, उन्होंने एजुकेशन पे फोकस करा है, दैट रिलेट्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उन्होंने एनर्जी कॉरिडोर बनाया, उन्होंने ग्रीन इकोनॉमी पे फोकस करा है विच रिलेट्स टू सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर लिंक्ड टू योर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंटायर बुक, ओके, एंटायर बुक।
तो उसको आपको फोकस करना है। देन दिस इज वेरी क्रिटिकल, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्कीम के बारे में प्लीज पढ़ लेना। कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहा है, एज आई सेड अगेन, सोलर पावर, ये अगेन आपके सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लिंक हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक हो जाती है, ठीक है। सो उस पर भी हम ज्यादा, क्योंकि हमें एनवायरमेंट का हार्म दिख रहा है, एनवायरमेंट हार्म होती हुई दिख रही है, इसलिए हम उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उधर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स, हाउ दीज आर रिलेटेड, you should know this is how we cover budget, okay? So guys, this is all I would say, and this is how we do the budget thing. So you don't have to, as I said, you don't have to remember every minute detail. Data याद नहीं रखने को कह रही मैं ट्रेंड याद रखने को कह रही हूँ। इतना तो याद रख सकते हो कि पॉवर्टी से हेड काउंट रेशियो कम हुआ है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से लोग मूव आउट कर रहे हैं, या फिर जो आपका स्कीम्स है उस पे, किसी स्कीम पे आपने खर्चा ज्यादा करा है। सो ट्रेंड यू कैन रिमेंबर, आई बिलीव, and as any preparing for any competitive exam, we expect you remember the data. And also with this entire session and this entire video, my only aim was कि आप कभी ना, आप यूनियन बजट से कभी ना घबराओ। वंस इकोनॉमिक स्टूडेंट इज ऑलवेज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट। सो यू एन इकोनॉमी, आई मीन आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट कभी भी रहे हो ना अगर, सो बजट एक ऐसी चीज है जो आप ना समझो, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज हमें बेसिक क्लास 12 से कराया जाता है। सो यू प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग, यू बीन मास्टर्स और प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, आई बिलीव you are expected to understand key terminology which is there in your union budget, and that is the aim, that was the aim, to link the basic concepts. The basic starts from class 12th, so linking the basic concepts with this year's interim budget, so that अब आपको पता चल गया कैसे कनेक्ट हो रहा है, so अब आगे अपकमिंग ईयर्स से आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दैट इज वाई दिस वीडियो इज नॉट पर्टिकुलर रिलेटेड टू दिस इंटरिम बजट। आप किसी भी ईयर में बैठ के वीडियो देख लो, आप कॉन्सेप्ट लिंक करना सीख जाओगे। दैट वाज माय एंटायर एम। यहाँ तक देख लिया है, और ये मेरा एक एफर्ट और मेरा एक तरीका आपको अच्छा लगा हो, या अच्छा लगा कि मैं आपके लिए ये लेकर आई, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई हो ना, कोई भी स्टूडेंट हो नहीं हो, बट आपको कुछ सीखने को मिला हो, सो प्लीज 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 कमेंट जरूर करना। बी जस्ट एक हार्ट इमोजी बना देना, एक स्माइली इमोजी बना देना, कुछ भी बना देना, लेकिन प्लीज एक कमेंट जरूर करना, सो दैट आई नो कि मुझे नेक्स्ट टाइम भी इतना मेहनत करके और ज्यादा आपके लिए ऐसा वाला कंटेंट लाना है, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी। सो जस्ट डू दैट, एंड लाइक कर दो, शेयर करो, ये तो बहुत सारे लोगों से शेयर करो। कोई इकोनॉमिक स्टूडेंट नहीं है और उसको भी बजट समझना, उसको नहीं समझ आ रहा, उसके साथ भी शेयर करो, ठीक है। एंड देन you just share it, like, and don't forget to subscribe to the channel, and I'll see you next time. Thank you so much for staying tuned. If you made it till here, thank you so much, means a lot.